गुड मॉर्निंग। आज सीएमए इंटर पेपर 12 में ऑडिट का एमसीक्यू करेंगे। एमसीक्यू में हम सबसे पहले आपका कॉस्ट एंड सिक्योरिटी ऑडिट का एमसीक्यू कराएंगे, फिर कंपनी ऑडिट का एमसीक्यू कराएंगे, फिर चैप्टर 1 2 3 का। ध्यान से सुनिएगा, एक एक एमसीक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं एमसीक्यू इस तरह से बनाया हूँ कि आप बड़ा क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट ले पाएंगे। तो ध्यान से कीजिएगा, मेरा एमसीक्यू करने के बाद आपका बहुत अच्छा कवरेज हो जाएगा। आप आराम से 50 से 60 नंबर का पेपर इस एमसीक्यू को सुनने के बाद कवर कर पाएंगे, क्योंकि मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को भी इसमें कवर करने की कोशिश किया हूँ। और मेरा क्लासेस और पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ऐप का लिंक दिया हुआ है और मेरा नंबर दिया हुआ है। आपको कोई भी क्लासेस चाहिए सीएमए इंटर में, मैं टोटल 8 पेपर के एमसीक्यू कराता हूँ। आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है या जो ऐप दिया है उसमें जाके आप ले सकते हैं। थैंक यू। अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन टॉपिक है कॉस्ट एंड सिक्योरिटी ऑडिट। ठीक है, पहला, और एमसीक्यू में सब टाइप का एमसीक्यू कवर है, फिल इन द ब्लैंक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एवरी टाइप्स ऑफ। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा उसका। देखिए पहला क्वेश्चन, कॉस्ट ऑडिट कैन बी डन बाय द डेज। या देखिए, जब ऑडिट वर्ड लिखा हुआ है तो ऑडिट हमेशा ऑडिटर करता है, तो कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? कॉस्ट ऑडिटर। सिंपल सा चीज है, कॉस्ट ऑडिट कैन बी डन बाय द कॉस्ट ऑडिटर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर टू बी मेंटेन इन विच फॉर्म। कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में मेंटेन होता है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स फॉर्म CRA1 फॉर्म में होता है। कब होता है? यदि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 35 करोड़ होता है तो उस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है फॉर्म CRA1 में। फॉर्म CRA2, फॉर्म CRA2 क्या चीज का होता है? देखिए, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, जब कंपनी कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करता है तो कंपनी का जिम्मेदारी होता है कि फॉर्म CRA2 सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करे फॉर इंटीमेशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। तो याद देखिए, इंटीमेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर्म CRA2। आगे देखिए, CRA1 में क्या होता है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है। फॉर्म CRA2 में क्या होता है? कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंटमेंट किया जाता है। फॉर्म CRA3, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बाय द ऑडिटर टू कंपनी, मतलब कॉस्ट ऑडिटर अपना जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देगा वो देगा फॉर्म CRA3 में। और फॉर्म CRA4 क्या होता है? देखिए, फॉर्म फॉर फाइलिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉस्ट ऑडिट किस फॉर्म में फाइल होती है? CRA4 में। याद रखिएगा, एकदम ध्यान से सुनिए, चारों फॉर्म। CRA1 क्या होता है? जिसमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है, ठीक है। CRA2 क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, जब कंपनी कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करती है उसका इंटीमेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंटीमेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर्म CRA3 में कॉस्ट ऑडिटर अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देता है, तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का कौन सा फॉर्म हुआ? CRA3, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। और CRA4 क्या हुआ? फॉर्म फॉर फाइलिंग कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, जब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइल होती है वो है CRA4। फिर से एक बार बताऊं, CRA1 कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है, CRA2 में कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है, CRA3 में कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्म है वो है CRA3, और कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल होती है वो है CRA4। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द, कॉस्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अपॉइंट होता है ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ ऑडिट कमिटी। तो ऑडिट कमिटी रेफर करता है, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? कॉस्ट ऑडिटर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। याद रखिएगा, कॉस्ट ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन रेफरेंस ऑफ ऑडिट कमिटी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कॉस्ट ऑडिट इज डन बाय देस इन प्रैक्टिस। कभी भी इन प्रैक्टिस दे तो प्रोफेशनल रहेगा, कॉस्ट अकाउंटेड इन प्रैक्टिस। याद देखिए, कॉस्ट ऑडिट इज डन बाय कॉस्ट अकाउंटेड इन प्रैक्टिस हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। कॉस्ट ऑडिट इज कवर अंडर सेक्शन, कॉस्ट ऑडिट कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। याद रखिएगा, कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ए कॉस्ट ऑडिटर इज फाइल्ड बाय, कॉस्ट ऑडिटर का जो कैजुअल वैकेंसी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग फिलअप कर सकते हैं। यदि कॉस्ट ऑडिटर रिजाइन होता है उसकी जगह नया कॉस्ट ऑडिटर आता है, जो कैजुअल वैकेंसी होती है उसको कौन कौन अपॉइंट कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कॉस्ट ऑडिट इज एप्लीकेबल। कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल कब है? रेगुलेटेड सेक्टर में पूछा है। रेगुलेटेड सेक्टर में याद रखिएगा, एग्रीगेट टर्नओवर सबका मिला के कितना होना चाहिए? 50 करोड़। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस
50 करोड़ और इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड सर्विस का 25 करोड़। रेगुलेटेड सेक्टर में 50 करोड़ और 25 करोड़ है और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में 100 करोड़ और 35 करोड़ है। बस इतना याद रखना है कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबिलिटी के लिए। आगे देखिए सिक्रेटियल ऑडिट में आ जाते हैं। सिक्रेटियल ऑडिट कैन बी डन बाय सिक्रेटियल ऑडिटर। कंपनी सेक्रेटरी सिक्रेटियल ऑडिट करता है, तो ऑडिट ऑलवेज बी डन बाय ऑडिटर। तो सिक्रेटियल ऑडिट कैन बी डन बाय सिक्रेटियल ऑडिटर। सिक्रेटियल ऑडिट इज डन बाय डेस इन प्रैक्टिस। जब भी इन प्रैक्टिस हो तब लिखेगा प्रोफेशनल। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। याद रखिए सिक्रेटियल ऑडिट इज डन बाय कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सिक्रेटियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू ऑल डेज कंपनी। याद रखिए सिक्रेटियल ऑडिट किस किस कंपनी पे एप्लीकेबल, आगे देखिए मैं प्रोविजन नीचे दिया हूं। हर लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है और उस पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल है जिसका कैपिटल पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, और उस पब्लिक कंपनी का जिसका टर्नओवर 250 करोड़ और उससे ज्यादा है। तो पेड अप कैपिटल कितना चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए, सिक्रेटियल ऑडिट के लिए 50 करोड़ और उससे ज्यादा, टर्नओवर 250 करोड़ और उससे ज्यादा। और कोई भी कंपनी जिसका लोन 100 करोड़ और उससे ज्यादा है उसके लिए सिक्रेटियल ऑडिट एप्लीकेबल है। तो देखिए सिक्रेटियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू ऑल डेज कंपनी। हर लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल तो है, लिस्टेड कंपनी आएगा ऑल लिस्टेड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए सिक्रेटियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू पब्लिक सेक्टर कंपनी हैविंग। अभी बताया था सिक्रेटियल ऑडिट पब्लिक कंपनी पे कब एप्लीकेबल होगा, जब उसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर होगा। तो यहाँ 50 करोड़ लिख दीजिएगा, हैविंग कैपिटल 50 करोड़। सिक्रेटियल ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द पब्लिक सेक्टर कंपनी हैविंग टर्नओवर कितना 250 करोड़ और मोर। 250 करोड़ भी लिखेंगे तो चलेगा। अब देखिए फॉर्म फॉर सिक्रेटियल ऑडिट, जैसे क्या होता है ना, कॉस्ट ऑडिटर CRA 3 में अपना कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट देता है, वैसे ही सिक्रेटियल ऑडिटर अपना सिक्रेटियल ऑडिट रिपोर्ट MR3 में देता है। फॉर्म MR3, फॉर्म फॉर सिक्रेटियल ऑडिट रिपोर्ट इज MR3। और देखिए सिक्रेटियल ऑडिट इज कवर अंडर सेक्शन, जैसे कॉस्ट ऑडिट सेक्शन 148 में कवर था वैसे ही सिक्रेटियल ऑडिट सेक्शन 204 में कवर है ऑफ द कंपनीज एक्ट। सिक्रेटियल ऑडिट कौन सा सेक्शन होगा, सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट। पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 204, यदि आप सेक्शन 204 का कंप्लायंस नहीं करते, मतलब आप सिक्रेटियल ऑडिट नहीं कराते हैं, तो उसका फाइन कम से कम 1 लाख रुपया लग जाएगा। 1 लाख रुपीज विच कैन एक्सटेंडेड टू 5 लाख रुपीज। 1 लाख रुपया मिनिमम फाइन है, वो 5 लाख तक गवर्नमेंट चाहे तो आपसे ले सकता है। बस इतना इस चैप्टर से MCQ देखिएगा। थैंक यू। CMA इंटर पेपर नंबर 12 ऑडिट, टॉपिक का नाम है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट अंडर कंपनीज एक्ट। इस चैप्टर का MCQ करेंगे, 15-20 MCQ है, ध्यान से सुनिए, एकदम इजी MCQ है, एकदम याद रह जाएगा। मैं हर टॉपिक का हर सब्जेक्ट का MCQ कराऊंगा चैप्टर वाइज, याद रखिएगा। इस टॉपिक में आ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। द ऑडिट रिपोर्ट सेल कंटेन डेज। ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, ऑडिटर अपना ओपिनियन बताता है। ऑडिट रिपोर्ट में क्या होता है, ऑडिटर एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन देता है। तो ऑडिट रिपोर्ट सेल कंटेन एज एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट रिपोर्ट क्या चीज से कंटेन करता है, ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है। तो एक्सप्रेस ऑफ ओपिनियन ऑन फिनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिट रिपोर्ट इज मींट फॉर द डेज। ऑडिट रिपोर्ट किसको दिया जाता है, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो ऑडिट रिपोर्ट इज मींट फॉर द शेयर होल्डर। ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए बना है, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, कंपनी का मालिक के लिए बना है। तो ऑडिट रिपोर्ट इज मींट फॉर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट द वर्क डन बाय द डेज। ऑडिट रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करता है काम किसके द्वारा किया जाता है, ऑडिटर के द्वारा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट, ऑडिट रिपोर्ट क्या चीज का रिफ्लेक्ट करता है, ऑडिटर का काम को रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट द वर्क डन बाय द ऑडिटर। द ऑडिट रिपोर्ट शुड बी साइन इन द पर्सनल नेम ऑफ द। ऑडिट रिपोर्ट को कौन साइन करेगा, ऑडिटर। ऑडिट कौन करता है, ऑडिटर। तो ऑडिट रिपोर्ट को साइन कौन करेगा, ऑडिटर। बहुत सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। A report is a statement of days and days. रिपोर्ट क्या चीज का स्टेटमेंट है, रिपोर्ट इज a statement of collection and consideration fact. फैक्ट को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और क्या करता है, कंसिडरेशन किया जाता है फैक्ट को। तो रिपोर्ट इज a statement of collections and consideration of fact.
ठीक है, बहुत सिंपल सा है। रिपोर्ट इज ए स्टेटमेंट ऑफ कलेक्शन एंड कंसीडर, कलेक्ट करता है एंड कंसीडर करता है फैक्ट को, बस। क्वेश्चन नंबर 6, वायलेशन ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 12। 143(12) में बोलता है कि कंपनी का एम्प्लॉय यदि कोई फ्रॉड कर रहा है तो ऑडिटर का जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट को बताने का। यदि ऑडिटर ये अपना जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो उसको 1 लाख का फाइन लगा दिया जा सकता है। बस फाइन कितना, वायलेशन ऑफ 143 सबसेक्शन 12 1 लाख रुपया। अब देखिए ट्रू एंड फेयर ऑडिट रिपोर्ट। ट्रू एंड फेयर ऑडिट रिपोर्ट कब ऑडिटर देता है, जब ऑडिट में सब कुछ सही होगा, मैनेजमेंट सारा बुक ऑफ अकाउंट एकदम परफेक्ट बनाया होगा, तब ट्रू एंड फेयर व्यू देगा ऑडिटर। तो क्लीन रिपोर्ट या अनक्वालिफाइड ओपिनियन बोलिएगा, या क्लीन ओपिनियन या अनक्वालिफाइड ओपिनियन या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट लिखेंगे, सब सही है। ट्रू एंड फेयर ऑडिट रिपोर्ट कब देता है, जब अनक्वालिफाइड ओपिनियन रहता है ऑडिटर का, माने ऑडिटर कुछ ओपिनियन नहीं रहता, ऑडिटर का ओपिनियन रहता है कि मैनेजमेंट ने बुक्स ऑफ अकाउंट एकदम सही बनाया है, कोई डाउट नहीं रहता है, तब वो अनक्वालिफाइड ओपिनियन देता है। ट्रू एंड फेयर ऑडिट रिपोर्ट उसी को बोलते हैं। ऑडिट रिपोर्ट विद सर्टन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन मतलब मैनेजमेंट ने थोड़ा बहुत गड़बड़ी की है, बाकी सब ठीक है, तो इस टाइप का ऑडिट रिपोर्ट को बोलते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट में ऑडिटर ये लिखता है कि इस आइटम को छोड़ के सब चीज ट्रू एंड फेयर भी है, सब्जेक्ट टू दिस आइटम एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर व्यू। बस यह एक गलती को छोड़ के मैनेजमेंट ने सब सही किया है, तो उसको बोलते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब कोई भी गलती नहीं किया है, क्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब थोड़ा बहुत गलती। नेगेटिव रिपोर्ट मतलब बहुत गलती, मैनेजमेंट ने बहुत गलती किया है, तब ऑडिटर नेगेटिव रिपोर्ट देता है। ऑडिटर एग्री नहीं होता है मैनेजमेंट का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेनेंस के साथ, तो नेगेटिव रिपोर्ट में क्या लिखेगा, डज नॉट एग्री विद द एफर्मेशन मेड बाय द मैनेजमेंट इन द बुक्स, डज नॉट एग्री विद द मैनेजमेंट। बस यदि ऑडिटर एग्री नहीं है कि मैनेजमेंट ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है सही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किया मैनेजमेंट ने, ऑडिटर को ऐसा लगता है, तब ऑडिटर नेगेटिव रिपोर्ट देगा। थोड़ा बहुत गलती रहा, मेथड वगैरह गलत ले लिया है, थोड़ा बहुत गलती है, तब क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा, लेकिन पूरा गलती है तब नेगेटिव रिपोर्ट दे देगा ऑडिटर। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन कब देता है, जब ऑडिटर अनएबल टू फॉर्म ओवरऑल ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ऑडिटर जजमेंट नहीं कर पा रहा है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या गलत है, क्योंकि मैनेजमेंट ने पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। जब मैनेजमेंट पूरा इंफॉर्मेशन नहीं देता है तब वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे देता है, अनएबल टू फॉर्म ओवरऑल ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 700 क्या चीज का है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखिए, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीधा घुमा के बोलना चाहता है ऑडिट रिपोर्ट का ऑडिटिंग स्टैंडर्ड SS 700 है, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर एक ओपिनियन फॉर्म करता है और रिपोर्टिंग देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। एक्सप्लेनेटरी नोट्स बहुत सिंपल है, टू सप्लीमेंट ए मैटर रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, कारो Order 2016, कारो ऑर्डर 2016 इज एप्लीकेबल टू द बैंकिंग कंपनी। ये बोल रहा है कि कारो बैंकिंग कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, एकदम गलत बात है, बैंकिंग कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं है। आगे देखिए, द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी शुड बी डेज इन अ ईयर। ऑडिट कमिटी का कितना मीटिंग होना चाहिए साल में, ऑडिट कमिटी का 4 मीटिंग होना चाहिए साल में, ठीक है, बहुत सिंपल सा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए द ऑडिट कमिटी शुड हैव डेज डायरेक्टर। ऑडिट कमिटी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स, बस ये याद रखना है। पब्लिक कंपनी में कितने मिनिमम डायरेक्टर होते हैं, 3। ऑडिट कमिटी में कितना होना चाहिए, मिनिमम 3 डायरेक्टर। और नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी में भी कितने डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 3। तीनों चीज याद रखिएगा, पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 3। ऑडिट कमिटी में मिनिमम 3। नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी में मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए, 3, बस सब में 3। The audit report is the base product of audit. Audit report ऑडिट का फाइनल प्रोडक्ट है, ऑडिट का याद रखिए, ऑडिट रिपोर्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ऑडिट। The days shall be act as the secretary of the audit committee. याद रखिए, जब भी सेक्रेटरी का बात होगा आप आंख बंद करके कंपनी सेक्रेटरी लिख दीजिएगा। The days shall be act as the secretary of the company is called company secretary. थैंक यू, इतना एमसीक्यू देख लीजिएगा, इस चैप्टर के लिए बहुत है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज सीएमए इंटर ऑडिट के अंदर एमसीक्यू करेंगे चैप्टर 1 का, पेपर 12 ऑडिट के अंदर एमसीक्यू करेंगे चैप्टर 1 का। ध्यान से सुनिएगा, एक एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ।
ऑडिट, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडायर। बोलता है ऑडिट किस वर्ड से ये ऑडिट वर्ड जनरेट हुआ है? बोलता है ऑडिट इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से ऑडिट वर्ड जनरेट हुआ है, लैटिन वर्ड था ओडायर। ठीक है, ऑडिट किस वर्ड से डिराइव हुआ है? ओडायर, लैटिन वर्ड ओडायर से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑडिट इज द एग्जामिनेशन ऑफ टेस्ट। ऑडिट में क्या चीज एग्जामिन करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करते हैं हम लोग। ऑडिट में क्या चीज को एग्जामिन करते हैं, क्या चीज को चेक करते हैं? कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑडिटिंग इज डन विद द प्रिंसिपल सेटिंग। बोलता है ऑडिटिंग जो होता है उसमें कुछ प्रिंसिपल बनाया गया है, उसके बेसिस में होता है, कुछ स्टैंडर्ड बनाया गया है, उसके बेसिस में होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। जैसे अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग बनाया गया है, ऑडिट के समय स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बनाया गया, उसको फॉलो करते हुए सारा ऑडिट का काम किया जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन था ऑडिट वर्ड किस वर्ड से आया? लैटिन वर्ड ओडायर से आया है। दूसरा है ऑडिट में क्या करते हैं? एग्जामिन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। तीसरा ऑडिटिंग में कौन सा स्टैंडर्ड होता है? ऑडिटिंग में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेट इन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 4, एंड इन डेप्थ एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट ए फ्रॉड इज टर्म्ड। बोलते हैं आप डेप्थ माने एकदम डेप्थ में जाके एग्जामिन करोगे फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशंस। या तो डेप्थ एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट फ्रॉड इज नोन एज इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग एकदम डिटेल में एग्जामिन करते हैं फ्रॉड को निकालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑडिट इन विच ऑडिटर रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंटिटी। मतलब वह कौन सा ऑडिट है जिसमें ऑडिटर ऑपरेशन ऑफ द एंटिटी, एंटिटी का परफॉर्मेंस को, एंटिटी का ऑपरेशन को रिव्यू करता है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन ऑडिट। एंटिटी का परफॉर्मेंस को रिव्यू करना हुआ ऑपरेशन ऑडिट में होता है, याद रखिएगा, सिंपल सा चीज है। ऑपरेशन ऑफ एंटिटी या परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी को रिव्यू मतलब ऑपरेशन ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 6, an audit in which the auditor review the adherence of policy made by the management। मतलब ऑडिटर मैनेजमेंट का पॉलिसी को रिव्यू कर रहा है। जब ऑडिटर मैनेजमेंट का पॉलिसी को रिव्यू करेगा उसको बोलेंगे इंटरनल ऑडिट। याद रखिए, कंपनी का परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा ऑडिटर तो ऑपरेशन ऑडिट, और मैनेजमेंट का पॉलिसी को रिव्यू करेगा उसको बोलेंगे इंटरनल ऑडिट। सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 7, डेस ऑडिट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। याद रखिएगा फाइनल ऑडिट या एनुअल ऑडिट जो एक ही बार होता है ईयर एंड में, मार्च खत्म होने के बाद जब एक ईयर एंड में एक ही ऑडिट होता है उसको बोलते हैं एनुअल ऑडिट या फाइनल ऑडिट। याद रखिए, और जो बीच बीच में होगा उसको बोलेंगे इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट बहुत बार हो सकती है लेकिन फाइनल ऑडिट सिर्फ साल में एक ही बार होगी, या एनुअल ऑडिट बोल दीजिए। कुछ नहीं समझ में आया, एनुअली बोल रहा है, एनुअल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब बीच बीच में बहुत बार होना। तो डेस ऑडिट इज कंडक्टेड बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट इज नोन एज इंटरनल ऑडिट। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आता है। इंटरनल ऑडिट जो है किस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? खाली ध्यान से सुन लीजिएगा, हर लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा, या वह पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और उससे ज्यादा है, और या टर्नओवर 200 करोड़ उससे ज्यादा है, या लोन उसका 100 करोड़ से ज्यादा है, उस पब्लिक कंपनी को भी इंटरनल ऑडिट कराना पड़ेगा। यदि प्राइवेट कंपनी होगा उसका टर्नओवर 200 करोड़ उससे ज्यादा होगा, लोन 100 करोड़ उससे ज्यादा होगा, एनी ऑफ द कंडीशन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का फॉलो होगा तो कराना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोलता है लिस्टेड कंपनी को कब कराना करता है? हर लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिट कराना पड़ता है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। बोलता है ईच ऑफ द 3 पार्टीज इन्वॉल्व इन एन ऑडिट। ऑडिट में 3 पार्टीज इन्वॉल्व होता है, सबको पता है। एक क्लाइंट हो गया, एक ऑडिटर हो गया, और एक हो गया क्लाइंट का स्टाफ लोग जो ऑडिटर को हेल्प करेगा, तो उसको बोलते हैं ऑडिटिंग। तो ऑडिट में 3 पार्टी रहता है, द क्लाइंट, ऑडिटर एंड द ऑडिटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है द डेस इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड एंड सिलेक्टेड स्टाफ मेंबर्स टू ए कंपनी द ऑडिटर। मतलब ऑडिटर को कुछ यदि कुछ चाहिए उसको कौन देगा? क्लाइंट का स्टाफ लोग देगा, ऑडिटी लोग देगा, सीधा सा बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, वेरियस टाइप ऑफ क्वालिटी ऑडिटर। बोलता है क्वालिटी ऑडिट बहुत प्रकार का होता है, प्रोडक्ट का भी होता है, प्रोसेस का भी होता है, मैनेजमेंट का भी होता है, रजिस्ट्रेशन का होता है, सब प्रकार का क्वालिटी ऑडिट होता है। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द ऑडिटर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गन। जब ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय है मतलब इंटरनल ऑडिट, बस इतना ही सुनना और कुछ नहीं। जब ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय है मतलब इंटरनल ऑडिट, बस। डेस
ऑडिट एग्जामिन सुटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम। जैसे सिस्टम का कोई चीज का एग्जामिनेशन आएगा ना, तो सोच लीजिएगा क्वालिटी ऑडिट का बात कर रहा, कुछ नहीं है। सिस्टम का सुटेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस को एग्जामिन किया जाता है क्वालिटी ऑडिट में, बस। क्वेश्चन नंबर 6, एन ऑडिट इज यूजुअली कंडक्टेड इन 3 स्टेप। ऑडिट में 3 स्टेप होता है, एकदम सही बात है, ट्रू सुन के ट्रू डाल के आगे बढ़ जाइए, कुछ नहीं है, 3 स्टेप होता है बस। क्वेश्चन नंबर 7, एन audit is a fact finding process that compare actual result with specified standard and plan। audit क्या है? audit में actual result को standard result के साथ compare किया जाता है, बस एग्जामिन करने के लिए। अब ट्रू फॉल्स ध्यान से सुनिएगा। क्वालिटी ऑडिट शुड नॉट हाईलाइट एरिया ऑफ गुड प्रैक्टिस। क्वालिटी ऑडिट हाईलाइट करता है एरिया ऑफ गुड प्रैक्टिस, ये गलत बात है, फॉल्स होगा। एंड ऑडिटर इज नॉट इंश्योरर। ऑडिटर इंश्योरर नहीं होता, एकदम सही बात है, 100% ट्रू। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी एंड एक्सटर्नल ऑडिट, दोनों अलग अलग ऑडिट होता है, ये बात फॉल्स है, ठीक है। द टाइम रिक्वायर्ड एंड कॉस्ट इन्वॉल्व इन एन एक्सटर्नल ऑडिट आर मच हायर एज कंपेयर टू इंटरनल ऑडिट। याद रखिए, एक्सटर्नल ऑडिट हमेशा एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू इंटरनल ऑडिट, एकदम सही बात है। क्वेश्चन नंबर 5, द ऑडिटर एग्जामिन इन डेप्थ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी सिस्टम। ऑडिटर कभी भी क्वालिटी सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन को डेप्थ में एग्जामिन नहीं कर सकता। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन कर सकता है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है या फेयर है उसको एग्जामिन कर सकता है, या एरर्स को डिटेक्ट कर सकता है, फ्रॉड एंड एरर को, लेकिन इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी सिस्टम को एग्जामिन नहीं कर सकता है, फॉल्स बात है। एन इन्वेस्टिगेशन इज डन विद द जनरल एक्सेप्टेबल ऑडिटिंग प्रोसीजर। याद रखिए, इन्वेस्टिगेशन कभी भी ऑडिटिंग जनरल एक्सेप्टेबल ऑडिटिंग प्रोसीजर से हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड एरर्स। देखिए, ऑडिट का 2 ऑब्जेक्टिव है, एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड एक होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि वो फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है डिटेक्ट करना फ्रॉड एंड एरर को। तो यहाँ पर बोलता है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर्स, ये बात गलत है। ऑडिटर का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है डिटेक्टिंग ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, याद रखिएगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू और फेयर व्यू। ऑडिटर हैज अ राइट टू डिस्क्लोज द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन टू। ऑडिटर कभी भी अपना क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है, वो ऑडिटर का मिसकंडक्ट हो जाएगा, वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, ऑडिटर को सेव करके रखना पड़ता है। द कंसेप्ट ऑफ ट्रू और फेयर व्यू इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑडिटिंग। ये ऑडिटिंग का कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं है ऑडिट का, याद रखिएगा, फॉल्स बात है। अब देखिए, मैचिंग का 4-5 चीजें ध्यान से सुनिएगा। SA 200 मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 200 बोलता है बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट। टैक्स ऑडिट लिमिट फॉर ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन। प्रोफेशन का टैक्स ऑडिट का लिमिट जब उसका टर्नओवर या ग्रोस रिसीव 50 लाख से क्रॉस हो जाएगा। जब उसका ग्रोस रिसीव 50 लाख से क्रॉस हो जाएगा तब उसको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, और कंपनी को जब उसका टर्नओवर 10 करोड़ से क्रॉस होगा तब कंपनी को टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है। एनुअल ऑडिट को फाइनल ऑडिट बोला जाता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या है ऑडिट का? डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिट का क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं, ठीक है, डिटरमाइन करना है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। सेकंड क्वेश्चन नंबर 6, द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट का काम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करता है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करता है। यही अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑडिटर को अपॉइंट करता है, रिजाइन करता है, सारा काम इसी का रहता है। टू इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर इज मेड अकॉर्डिंग टू लिमिट। याद रखिए, इसको बोलते हैं ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड। प्रोविजन ऑफ फंड में ये ऑडिट किया जाता है, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज ऑडिट पेपर 12 ऑडिट के अंदर एमसीक्यू करेंगे चैप्टर 2 का, ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट वर्किंग पेपर। ध्यान से सुनिएगा, एक एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। एंड ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट द वर्क डन बाय द ऑडिट। ऑडिट रिपोर्ट क्या बताता है? रिफ्लेक्ट करता है वर्क ऑफ द ऑडिटर। याद रखिए, ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट वर्क डन बाय द ऑडिटर। ऑडिटर का काम को ही ऑडिट रिपोर्ट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट वर्क डन बाय द ऑडिटर्स।
क्वेश्चन नंबर 2, ऑडिट प्रोग्राम क्या है? ऑडिट प्रोग्राम इज ए चेकलिस्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीड्यूर टू बी परफॉर्म। माने ऑडिट में हमको क्या क्या काम करना है उसका एक ऑडिट प्रोग्राम बनाया जाता है। चेकलिस्ट ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म इन ऑडिट इज नॉन एज ऑडिट प्रोग्राम। याद रखिए, ऑडिट में हमको क्या क्या काम करना है कि क्या क्या स्टेप है उसका, वो ऑडिट प्रोग्राम में आप लोग बनाते हैं कि ये चेकलिस्ट बनाएंगे, ये इस बेसिस में हम लोग को काम करना है। तो ऑडिट प्रोसीड्यूर का चेकलिस्ट है ऑडिट प्रोग्राम, याद रखना है। द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंड ऑन, जो ऑडिट एविडेंस का रिलायबिलिटी है दो फैक्टर पे डिपेंड होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स पे। याद रखिए, द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, जो ऑडिट एविडेंस का रिलायबिलिटी है, भरोसा है जो ऑडिट एविडेंस का, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स, किस सोर्स से आया उस पर डिपेंड किया जाता है। याद रखिएगा। एन ऑडिट रिपोर्ट इज द डेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एवरी ऑडिट। ऑडिट रिपोर्ट क्या? फाइनल प्रोडक्ट एट द एंड, ऑडिटर सारा ऑडिट करने के बाद एट द एंड में ऑडिट रिपोर्ट देता है। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है ऑडिट का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट द रियल पोजीशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी। ऑडिट रिपोर्ट क्या है? रिफ्लेक्ट करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, 5 क्वेश्चन में करा, एकदम शॉर्ट में करा रहा हूं। ऑडिट रिपोर्ट क्या है? वर्क ऑफ द ऑडिटर है। ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम क्या? चेकलिस्ट है ऑडिट प्रोसीजर का। क्वेश्चन नंबर, ऑडिट एविडेंस का रिलायबिलिटी इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड है। चौथा, ऑडिट रिपोर्ट क्या? फाइनल प्रोडक्ट है सारा ऑडिट का। पांचवा, ऑडिट रिपोर्ट रिफ्लेक्ट क्या करता है? ऑडिट रिपोर्ट क्या बताता है? फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी बताता है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑडिट वर्किंग पेपर आर द रिकॉर्ड्स ऑफ द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब ऑडिट में हम लोग ने जो जो काम किया वही ऑडिट वर्किंग पेपर में लिखा जाता है कि ये प्लानिंग थी, ये हमने एग्जीक्यूशन किया। तो ऑडिट वर्किंग पेपर क्या रिकॉर्ड करता है? प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट वर्क काम करता है। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑडिट नोटबुक एक्ट एज ए एविडेंशियल टूल। ऑडिट नोटबुक क्या है? एविडेंस है, एविडेंस टूल है, available as a defense with the auditor in the event of any change is brought against him। यदि ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दिया उसके अगेंस्ट यदि कुछ चेंज करता है, मैनेजमेंट कुछ चेंज करता है, तो ऑडिट टूल से, ऑडिट जो बुक है, ऑडिट नोटबुक एक तो बुक की तरह होता है, वो एविडेंस का काम करता है। उसमें सारा चीज लगता है कि मैंने ये काम किया, इस वे में काम किया है। तो ऑडिट नोटबुक एक एविडेंशियल टूल है। यदि मैनेजमेंट कुछ चेंज करता है ऑडिट में तो उसके अगेंस्ट ये काम करता है, डिफेंस का काम करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। चॉइस क्या है? एक तो सिलेक्ट करना है। कैट स्टैंड फॉर, कैट सबको पता है, कंप्यूटर असिस्टेंट ऑडिटिंग टेक्निक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैव टू रिटेन द वर्किंग पेपर्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट वर्किंग पेपर को कम से कम 7 साल रखता है, याद रखिएगा। ऐसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 210 बोलता है एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 230 जो है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर है, याद रखिएगा। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 530 बोलता है ऑडिट सैंपलिंग के ऊपर है। और क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 300 ऑडिट प्लानिंग के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 ध्यान से सुनिएगा। परमानेंट ऑडिट फाइल और करेंट ऑडिट फाइल, दो तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमानेंट ऑडिट फाइल डील करता है एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड। रेशियो को एनालिसिस करना मतलब परमानेंट ऑडिट फाइल का पार्ट है। और करेंट ऑडिट फाइल मतलब ऑडिट प्रोग्राम, याद रखिएगा। करेंट ऑडिट फाइल क्या चीज से कंटेन करता है? ऑडिट प्रोग्राम से। परमानेंट ऑडिट फाइल सिग्निफिकेंट रेशियो को एनालिसिस करता है। रेशियो मतलब परमानेंट ऑडिट फाइल। ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट इज टू फॉर्मुलेट एन ओवरऑल ओपिनियन ऑन, ऑब्जेक्ट, ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या है? कि ओपिनियन देना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, अब ट्रू एंड फॉल्स देखिए, ध्यान से देखिए। एन ऑडिट रिपोर्ट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑडिटिंग। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट क्या है? ऑडिट रिपोर्ट एंड प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है ऑडिट का, एकदम सही बात है, ट्रू। एन ऑडिट एंगेजमेंट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ ऑडिट। बोलता है ऑडिट एंगेजमेंट में ऑडिट और क्लाइंट, ऑडिटर और क्लाइंट के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है, क्लाइंट उसका ऑडिटर का वर्क को एक्सेप्ट करता है, तो ये इनिशियल स्टेज ऑफ ऑडिट है, याद रखिए। ऑडिट एंगेजमेंट इनिशियल स्टेज ऑफ ऑडिट है, पहला स्टेज ऑडिट का, एकदम सही बात है, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑडिट प्रोग्राम इज ए डिटेल प्लान ऑफ द ऑडिटिंग। याद रखिए ऑडिट प्रोग्राम में हम क्या बनाते हैं कि क्या क्या ऑडिटिंग में क्या क्या काम करेंगे, उसका डिटेल प्रोग्राम बनाते हैं, एकदम सही बात है।
Question number 4. An audit notebook is a bound book in which a large variety of matter observed during the course of audit are recorded. याद देखिए ऑडिट नोटबुक में जितना मैटर हम ड्यूरिंग द ऑडिट ऑब्जर्व करते हैं वो रिकॉर्ड रखा जाता है, एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। एन ऑडिट नोटबुक डज नॉट कंटेन डिटेल अबाउट द नेम ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल। ऑडिट नोटबुक में हम लोग की मैनेजरियल पर्सनल जो एमडी है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, उसका नाम लिखा जाता है, एकदम सही लिखना चाहिए। बोलता डज नॉट कंटेन, गलत बोल रहा है, फॉल्स। H पर ICI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ऑडिटर नीड टू रिटेन द वर्किंग पेपर। ऑडिटर वर्किंग पेपर को कम से कम 7 साल रखता है, यहाँ बोलता है 5 साल रख रहा है, गलत बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑडिट वर्क रिफ्लेक्ट द वर्क डन बाय द मैनेजमेंट। ऑडिट वर्क रिफ्लेक्ट करता है वर्क डन बाय द ऑडिटर्स, याद रखिएगा, फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 8, एन ऑडिट रिपोर्ट शुड हैव ए प्रॉपर टाइटल। एकदम ऑडिट रिपोर्ट में एकदम प्रॉपर टाइटल होना ही चाहिए, ट्रू। In an audit report, the membership number of the chartered accountant is irrelevant. Relevant है, ऑडिट रिपोर्ट में सीए का मेंबरशिप नंबर और फर्म का नंबर रेलिवेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इज रिपोर्टिंग इन ऑडिट रिपोर्ट शुड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट एज मेड बाय द स्टैट्यूट। याद रखिए गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होता है, कारों के रूल के हिसाब से जो रिपोर्टिंग होता है वो करना पड़ता है, एकदम ट्रू। मैचिंग ध्यान से सुनिएगा। डिटेल ऑफ ऑडिट वर्क टू बी परफॉर्म। ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या ऑडिट में काम करना है वो लिखा रहता है। कॉपीज ऑफ मैनेजमेंट लेटर करंट ऑडिट फाइल का पार्ट है, याद रखिएगा। एनालिसिस ऑफ सिग्निफिकेंट रेशियोज एंड ट्रेंड परमानेंट ऑडिट फाइल, याद रखिएगा ना, रेशियोज एंड ट्रेंड आया परमानेंट ऑडिट फाइल लिख दीजिएगा। डिटेल अबाउट द नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑडिट नोटबुक में हम लोग लिखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर का प्रॉपर्टी क्या, उसका वर्किंग पेपर, काम खत्म, ऑडिटर वर्किंग पेपर। SA 300 ऑडिट प्लानिंग के ऊपर है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखिए 2 ऑब्जेक्टिव होता है, एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड इन द बिजनेस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज करेंगे ऑडिट, पेपर 12 में ऑडिट में चैप्टर 3 का एमसीक्यू, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट का एमसीक्यू। ध्यान से सुनिएगा, सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट, एकदम सिंपल वे में हम समझाने का कोशिश करेंगे आपको एमसीक्यू, ठीक है। पहला एमसीक्यू, इंटरनल चेक इज अ वैल्यूएबल पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल चेक क्या कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, इंटरनल कंट्रोल का, वैल्यूएबल पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का। याद रखिए इंटरनल चेक क्या है, वैल्यूएबल पार्ट है, कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरनल कंट्रोल का। वाउचिंग इज सेड टू बी द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग। वाउचिंग को क्या बोला जाता है, ऑडिट का मेन मेजर चीज, एसेंस ऑफ ऑडिटिंग क्या होता है, वाउचिंग। वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, मेन रोल होता है ऑडिटिंग में वाउचिंग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोवाइडिंग द ट्रूथ मीन्स वाउचिंग ऑफ एक्सपेंसेस। याद रखिए ट्रूथ माने एग्जामिन कैसे करेंगे किसी भी ट्रूथ को, एक्सपेंसेस को वाउच करके ऑडिट में, याद रखिएगा। तो प्रूविंग द ट्रूथ मीन्स वाउचिंग ऑफ एक्सपेंसेस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से सुनिएगा। कट ऑफ प्रोसीड्यूर आर जनरली अप्लाइड टू ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। याद रखिए ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन में आप लोग कट ऑफ प्रोसीड्यूर्स मेथड को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टेस्ट चेकिंग इज सब्जेक्टिव एंड डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ द ऑडिटर। याद रखिएगा सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 6, द इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंट बाय द मैनेजमेंट। याद रखिएगा इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है कौन अपॉइंट करता है, जो फाइनल ऑडिटर है कंपनी, उसको शेयर होल्डर लोग अपॉइंट करते हैं। इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट अपॉइंट करता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को शेयर होल्डर लोग अपॉइंट करते हैं। कंसेप्ट रिलेटेड टू इंटरनल चेक इज नॉन एज ऑर्गेनाइजेशनल इंडिपेंडेंस। सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी। याद रखिए इंटरनल ऑडिट क्या है, इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी है, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर, अब देखिए मल्टीपल चॉइस में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनेगा। द पर्पस ऑफ इंटरनल ऑडिट, देखिए इंटरनल ऑडिट का पर्पस क्या होता है, प्रोटेक्ट करना कंपनी का एसेट को, प्रोटेक्ट करना, सिंपल सा चीज है। द पर्पस ऑफ एन इंटरनल ऑडिट इज टू प्रोटेक्ट द एसेट ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 2, द पर्पस ऑफ एन इंटरनल ऑडिट इज टू डिटेक्ट द एरर्स इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इंटरनल ऑडिट कहाँ गलती कहाँ खोजता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का तो ऑडिट हो रहा है।
तो इंटरनल ऑडिट डिटेक्ट कहाँ फाइंड करेगा? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। द पर्पस ऑफ एन इंटरनल ऑडिट इज टू डिटरमाइन लाइबिलिटीज ऑफ एन एम्प्लॉय का लाइबिलिटी निकालता है, याद रखिए इंटरनल ऑडिट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, द एसेट प्रोटेक्शन इज पॉसिबल थ्रू, एसेट का कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? इंटरनल ऑडिट के थ्रू। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़े थे। द फंक्शन ऑफ एन इंटरनल ऑडिट इज मीन फॉर डियर्थ ऑफ स्टाफ। या देखिए सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 6, review of internal control system is very important for the auditor, as the effectiveness of internal control system will determine the extent of checking to be done by the कौन चेकिंग कर रहा है? ऑडिटर्स। सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रूविंग द ट्रूथ मीन्स वाउचिंग ऑफ एक्सपेंसेस, पहले बताए थे। क्वेश्चन नंबर 8, चेकलिस्ट कंटेन द इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड बाय द ऑडिट असिस्टेंट। ठीक है, चेकलिस्ट कंटेंट माने चेकलिस्ट में बोलता है कि ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, कौन करेगा? ऑडिट का असिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरीज कंटेन द क्वेश्चंस नीड टू बी फॉलोड बाय द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरीज में जो क्वेश्चन रहता है उसको फॉलो करता है, क्वेश्चंस नीड टू बी फॉलोड बाय द एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशंस का एम्प्लॉय। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में ये ट्रू फॉर ध्यान से सुनिएगा। इंटरनल ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी, एकदम ट्रू है, बताया भी। इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आर वन एंड द सेम। इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट दोनों अलग अलग चीज है, फॉल्स बात है। इंटरनल ऑडिटर हैज ए बिग रोल टू प्ले इन प्रिवेंटिंग फ्रॉड। याद रखिए इंटरनल ऑडिटर फ्रॉड को डिटेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, एकदम सही है, ट्रू है। ऑडिट कमिटी इज ओनली लग्जरी टू द कंपनी। ऑडिट कमिटी लग्जरी नहीं है, ऑडिट कमिटी बहुत सारा काम करता है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का, रिकमेंडेशंस और डायरेक्टर का, कंपनी को इंटरनल ऑडिटर का परफॉर्मेंस को चेक करना बहुत बड़ा बड़ा काम होता है ऑडिट कमिटी का, खाली लग्जरी के लिए नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनल ऑडिटिंग इज अ फंक्शन डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑथराइजेशन एंड रिकॉर्डिंग। एकदम सही बात है, ट्रू है। स्पेशल कंसिडरेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए कंपनी। याद रखिए ऑडिट ऑफ एक्सपेंसेस में स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ता है, एकदम ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनल ऑडिटर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट बीट्स कॉस्ट ऑडिटर। याद रखिए कॉस्ट ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कट ऑफ प्रोसीड्यूर्स आर जनरली अप्लाइज टू ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। याद रखिए कट ऑफ प्रोसीड्यूर जो है ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन में अप्लाइड होता है, पहले बताए हैं। An unexplained decrease in the GP ratio result due to fictitious sales। fictitious sales से GP ratio का कोई लेना देना नहीं रहता, false बात है। Providing the truth means vouching of expenses, एकदम true है। देखिए मैचिंग देखिए, इंड एस 37 बोलता है कंटीजेंट लाइबिलिटी के ऊपर है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 265 बोलता है कम्युनिकेशन डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू दो चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। जो डेफिशिएंसी है इंटरनल कंट्रोल में उसको मैनेजमेंट को बताया जाता है, वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 265 बोलता है। सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द इंटरनल ऑडिटर के ऊपर है, तो सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट इंटरनल ऑडिटर के ऊपर है। थैंक यू।